तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कोरिलेशन कोफिशिएंट सेक्शन सी में एक क्वेश्चन यहाँ से 10 मार्क्स का आना है, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान भी रहेगा क्योंकि इसमें केवल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो ये मैथमेटिक्स, नॉन मैथमेटिक्स, 10th से आए हैं जो सभी के लिए एक बहुत अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। आपको ध्यान रखना है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। 1 से ग्रेटर या -1 से लेसर कभी नहीं हो सकती है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे रिलेशन होता है। देखिए, अगर एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी बढ़ती है तो उस समय हमारे कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो मान आता है वो पॉजिटिव आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी छोटे बच्चे की बात करें तो एक डेफिनेट एज तक जैसे जैसे उसकी एज इंक्रीज़ होती है उसकी हाइट भी इंक्रीज़ होती है। तो एक के इंक्रीज़ होने से दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है। दैट मीन्स देयर विल बी अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। इसी तरह से अगर एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू घटती है तो उस समय कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्पीड और टाइम की बात करें, मान लीजिए आप घर से निकल रहे हैं, अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा कॉलेज पहुंचने में। अगर आप अपनी स्पीड कम कर देंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। दैट मीन्स एक के घटने या बढ़ने से दूसरे पे ऑपोजिट इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन का एक एग्जाम्पल है। और ऐसे ही अगर एक वेरिएबल के बढ़ने या घटने से दूसरे वेरिएबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो उसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू ज़ीरो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई दो फ्रेंड्स हैं तो एक पढ़ाई में कितना मेहनत कर रहा है या कितने अच्छे मार्क्स ला रहा है उसका दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दैट मीन्स देयर विल बी अ ज़ीरो रिलेशनशिप बिटवीन दैम। ये कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने की कौन कौन सी मेथड हो सकती हैं। आपके कोर्स में दो मेथड अभी यहाँ पर हैं। एक है स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट और दूसरा है पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट। आपको ध्यान देना है, अगर एग्ज़ाम में लिखा हुआ है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट स्पेयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक, तो आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। अगर लिखा हुआ है पियर्सन का तो आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो ये दो फॉर्मूले आपके हैं। हम एक एक करके दोनों मेथड से कैसे हम कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करते हैं वो सीखेंगे। तो स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए ये स्टेप्स हैं। आपको एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज़ दी रहेंगी। सबसे पहले आपको उन्हें टेबल फॉर्म में रखना है, फिर आपको दोनों की वैल्यूज़ की रैंकिंग करनी है, फिर दोनों की रैंक्स का डिफरेंस फाइंड करना है और लास्ट स्टेप में आपको फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसको कैसे करना है इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल आपको मैंने प्रोवाइड करवाया था। तो ये है आपका, जैसे आपको किसी स्टूडेंट्स के फिज़िक्स और मैथ्स में मार्क्स दिए हुए हैं तो इनकी हेल्प से आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट इन दोनों के लिए फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिजिक्स के जो इसके मार्क्स आ रहे हैं उनको हम एक्स मान लेते हैं और सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ नोट कर ली हैं। उसके बाद मैथ्स की जो इसके मार्क्स हैं उनको हम वाई मान लेते हैं और वो भी सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर नोट कर ली है। अब सबसे पहले जो फिजिक्स के मार्क्स हैं उनकी रैंकिंग करनी है। रैंकिंग बहुत ही आसान सी चीज़ है। जैसे आपकी क्लास में जिसके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं वो रैंक 1, जिसके सेकंड हाईएस्ट आते हैं उसकी रैंक 2, इसी तरह से थर्ड, इसी तरह से हमें यहाँ पर भी हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर इनकी वैल्यूज़ की रैंकिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें देख लेना है कि इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू, सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये 47 है। तो एक्स के लिए RX लिखा हुआ है, इसकी रैंक आ गई 1। सेकेंड नंबर पे कौन सा है 43, तो इसकी रैंक आ गई 2। थर्ड नंबर पे है 35, तो इसकी रैंक आ गई 3। तो इसी तरह से हमने सारी रैंकिंग इसकी कर ली है। सिमिलर वे में वाई के लिए भी हमने रैंकिंग कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है वो है डी फाइंड करेंगे हम RX माइनस RY से। डिफरेंस है, साइन नहीं देखना है, बस दोनों का डिफरेंस। 3 - 5 -2 नहीं लिखना है, बस 2 का डिफरेंस है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। तो ये डी आ गया। नेक्स्ट कॉलम में हमें D², जो जो हमें फॉर्मूले में चाहिए वो कॉलम बनेंगे। फॉर्मूला है हमारा रो, जो स्पेयरमैन का कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो इक्वल्स टू 1 - 6 सिग्मा D² अपॉन n n² - 1।
तो जो डी होता है वो होता है इन दोनों की रैंक का डिफरेंस, इसका स्क्वायर चाहिए तो हमें डी स्क्वायर कॉलम बनाया है। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है। तो बस हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है और सॉल्व कर दिया है, तो हमारा आंसर आ गया है 0.9। तो इसमें आप हमेशा अपना आंसर चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक करेंगे। आपका आंसर हमेशा 1 से कम आना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है दैट मीन्स आपका क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन गलत हो गई है। तो इसके लिए फिर मैंने आपको एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी थी, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। पेयरमैन का ही रैंक कोरिलेशन का एक और एग्जांपल हम देखेंगे। इसमें क्या होगा कि 2 या ज़्यादा वैल्यूज सेम होंगी अगर, तो उस टाइम पे हम रैंकिंग कैसे करेंगे। बाकी पूरी मेथड सेम है। तो उसी स्टूडेंट के इंग्लिश और मैथ्स में ये मार्क्स दिए हुए थे या किसी और स्टूडेंट के, तो सेम वे में हमने एक्स और वाई के मार्क्स वैल्यूज सारी नोट कर ली हैं। तो सबसे पहले हम रैंकिंग करेंगे। अब एक्स में जो हाईएस्ट मार्क्स 80 मार्क्स हैं तो ये रैंक 1 हो गई इसकी। सेकंड नंबर पे 76, थर्ड में 75, फोर्थ में 71, फिफ्थ में 64। अब जब हम सिक्स्थ वैल्यू में आए तो 61 और 61 दो बार है। तो इस केस में हमें कैसे रैंक कैलकुलेट करनी है ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये सिक्स्थ में आए, अब दोनों इक्वल है तो पहले हम दोनों को इक्वल रैंक्स, इन दोनों को हम एक को रैंक देंगे 6 और दूसरे को हम रैंक दे देंगे 7। इसको हमें रैंक देना होगा 7। तो देखिए 6 और 7 जो दो इक्वल है उनको आप कंसिक्वेंटली रैंक दे दीजिए। ये 6 रैंक हो गई 7, अगर एक और 61 होता तो हम उसको रैंक दे देते 8। तो अभी तो दो ही हैं इक्वल, 6 और 7। तो 6 और 7 का हमें एवरेज निकालना होगा। 6 + 7 13 और दो वैल्यूज़ है तो अपॉन 2, तो 13/2 आ गया 6.5। तो इन दोनों की रैंक्स जो आएंगी वो आएंगी 6.5 और 6.5। तो बाकी सारी चीज़ें सेम है। ऐसा ही आर वाई के लिए, वाई के लिए तो सारी रैंक्स ठीक ही हैं, सिमिलर आपको सिंपली रैंकिंग कर देनी है और फिर बाकी कैलकुलेशन ऐसी है। तो जब अगर किसी क्वेश्चंस में कुछ रैंक्स इक्वल आए तो आपको ये ध्यान देना है कि इक्वल रैंक्स को पहले आप कंसिक्वेंटली 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी हैं लगातार आप रैंकिंग करेंगे। फिर अगर 2 वैल्यूज़ हैं तो उनका सम करके अपॉन 2, 3 वैल्यूज़ हैं तो सम करके अपॉन 3, 4 वैल्यूज़ है तो सम करके अपॉन 4। एवरेज जैसे आप निकालते हैं, सबका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ सिमिलर वैल्यूज़, वो सारी इक्वल रैंक सबको दे देंगे। नेक्स्ट जो रैंक शुरू होगी वो जो आपने, जैसे इसको 7 दे दी थी तो 6 और 7 नहीं आएगी, अगली रैंक आएगी 8। अगर 3 वैल्यूज़ होती 6, 7, 8 में हम एवरेज निकाल लेते, अगली रैंक आती 9। अगर 4 वैल्यूज सेम होती तो 6, 7, 8, 9 में हम एवरेज निकाल लेते और नेक्स्ट रैंक आती 10। तो इस मेथड से आपको ये क्वेश्चन का